हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और अब देखिएगा हम लास्ट वीक के अंदर जा रहे हैं, मंथ के, और यानी कि जो एक्सपायरी वाला वीक है उसके अंदर हम एंटर करेंगे कल से। और निफ्टी ने लगभग आज 20,000 का आंकड़ा छू दिया, लगभग 9 पॉइंट दूर रह गए लेकिन छू दिया। और ये जो सारी तेजी हो रही है, ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक यूफोरिया क्रिएट हो रहा है। तो मैंने जैसे कल कहा था कि देखिएगा बाज़ार जो है अब कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, बाज़ार एक सीधा ट्रेंड है। बाज़ार बिल्कुल सट्टे के अंदर चल रहा है, सीधा सीधा ऑपरेटर की गिरफ्त में है। एफआईआईज बिल्कुल अपने कंट्रोल में बाज़ार को किए हुए हैं, सीधा सीधा वन वे ऊपर तेज़ी चल रही है। डीआईज की तरफ से कोई सेलिंग आ नहीं रही है। और ये जो रैली है इसमें स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स को रखा गया है। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग कंपनीज के जो भाव हैं वो शायद फंडामेंटल के साथ जस्टिफाई नहीं करते हैं। और लेकिन देखिएगा अभी बाजार है सट्टे में चल रहा है, और जैसा चल रहा है उसको जो है आज ऑप्शंस थी 10-10, 20-20, 50-50 रुपये वाली ऑप्शंस, और एक साथ जो है हीरो जीरो ट्रेड की तरह जो है लिया जाता है। क्योंकि लगभग क्या है कि जब इंडिया विक्स कम रहता है, ऑप्शंस के प्रीमियम कम होते हैं, तो बड़े प्लेयर जो है एक स्टॉप लॉस लगाकर और एक ऑप्शंस एक साइड की जो है उठाकर बाजार लेके जाते हैं। तो पूरा जो है यहाँ पर ज़्यादातर रिटेलर्स मंदी में बैठे थे, क्योंकि उम्मीद जो है किसी को भी नहीं थी कि 46,000 आएगा या 20,000 निफ्टी अभी आएगा। तो मोस्टली जो रिटेलर्स हैं वो मंदी में बैठे हुए थे और सब जो है ट्रैप कर दिए गए। और आज जो है बहुत सारे जो शॉर्ट्स हैं वो कट गए होंगे। और ऐसा मुझे इसलिए प्रतीत हो रहा है कि जब आज शाम को बाजार बंद होने के लगभग 5-10 मिनट पहले निफ्टी बैंक और निफ्टी के अंदर जो है बिल्कुल एकदम डिस्काउंट वाली स्थिति आ गई थी। यानी कि ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े प्लेयर्स ने, अभी देखिएगा 5 दिन बचे, वो बड़ी शॉर्ट्स पोजीशन बिल्डअप की। फिर उसके बाद जब बाजार बंद हुए तो देखा कि भाई जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी 100 पॉइंट डिस्काउंट पे चल रहा है। हालांकि उसका जो मेन रीज़न है वो कुछ और है। वो रीज़न है इन्फोसिस के जो रिजल्ट है वो शायद बाजार को पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि इन्फोसिस का जो एडीआर है वो तकरीबन 9% के आसपास की कमजोरी के साथ काम कर रहा था। अब अगर चार्ट की बात करें तो देखिएगा चार्ट वन वे चल रहे। और आज दूसरा था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में से जो इसकी फाइनेंशियल्स आर्म है, यानी कि जो एनबीएफसी है, उसका अलग प्राइस डिस्कवरी हुई। अब वो प्राइस डिस्कवरी हुई है ना, आप देख के हैरान हो जाएंगे। वो प्राइस डिस्कवरी हुई है 1,66,000 करोड़ की मार्केट कैप के आसपास, 1,66,000 करोड़ की मार्केट कैप, यानी कि 1,66,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ वो कंपनी की प्राइस डिस्कवरी हुई है। उसका भाव जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में से निकाल दिया गया, फिर वो निफ्टी के अंदर रिलायंस का नया भाव रखा गया। तो जो वेट असाइन करने के लिए, क्योंकि निफ्टी का जो वेट है वो जो है दोबारा से रीअसेस किया गया। और आज जो है प्री ओपनिंग सेशन में रिलायंस ने काम किया। वास्तव में तो जो जियो प्लेटफॉर्म्स की फाइनेंशियल आर्म है उसकी प्राइस डिस्कवरी थी। अब बहुत सारे लोग सरप्राइज कर रहे हैं कि 1,66,000 की वो करोड़ की कंपनी जो अभी सही तरीके से मार्केट में आई भी नहीं है, और वो 1,66,000 करोड़ की कंपनी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी लिस्टेड स्पेस में एनबीएफसी हो गई है। बजाज फाइनेंस के बाद अगर किसी भी एनबीएफसी की बात करेंगे तो वो अब शुमार होएगी। जो जियो का जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, यानी कि जो फाइनेंस का जो बिजनेस है, एनबीएफसी वाला बिजनेस है, वो अब जो है सबसे बड़ा होगा बजाज फाइनेंस के बाद। और सब लोग आश्चर्यचकित हैं। एचडीएफसी, एएमसी, एसबीआई कार्ड्स, और इसके पहले अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे था चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, और वो भी अब पिछड़ गई, यानी कि तीसरे नंबर पर आ गई है अगर हम मार्केट में जो आज वैल्यू साइन की गई है उसके हिसाब से। तो वो भी मुझे रीज़न लगता है कि भाई जिसका अभी तो कोई धंधा वंदा नहीं है, लेकिन क्यों इतनी वैल्यू रखी गई है? भाई इतनी वैल्यू बाजार इसलिए दे रहा है कि भाई मुकेश अंबानी जहाँ भी जिस धंधे में आते हैं उस धंधे को के अंदर कंपटीटर को तबाह कर देते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई ये बहुत सारे बिजनेसेस को इंश्योरेंस के अंदर, डायरेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर, एग्रीकल्चर फाइनेंस में, बाकी जगह पर होम फाइनेंस में जो है एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। और उसका मेन रीज़न ये है कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी जो
फंडिंग है वो अरेंज हो सकती है, बाकी ग्रुप कंपनी से भी हो सकती है, विदेशों से भी जो है एनबीएफसी को पैसा मुहैया कराया जा सकता है। तो एक ऐसा माहौल था कि भाई ठीक है एनबीएफसी के लिए चैलेंज है, तो बैंकों को भी लगा कि ठीक है भाई, जब जिसका भी कोई वजूद नहीं है वो 1,66,000 करोड़ की, तो आज हम भी चल लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक रनअप जो है देखने के लिए मिला। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई। और देखिएगा सीधी सी बात है, प्री प्लान गेम होता है ये। आज का जो था वो पहले से प्लान था कि भाई सीधे मंदी वाले फंसे हुए हैं, कॉल खरीद के जा रहे हैं आज प्रीमियम बनने, क्योंकि आज जब बाजार सुबह खुले तो उसके बाद सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक को उठाया गया। कोटक महिंद्रा बैंक माइनस में चल रहा था, वहाँ से प्लस हुआ। फिर एक्सिस बैंक माइनस में चल रहा था, एक्सिस बैंक प्लस में हुआ। और फिर सबसे भयंकर तेजी तो आईसीआईसीआई बैंक में आई, जो वेटेज सबसे ज़्यादा रखता है। और उसके बाद जो है सारी जो कॉल के राइटर से पहले कॉल लिखवाई गई, मतलब 2-3 घंटे जो है, क्योंकि जनरली रिटेलर्स जो आजकल हैं वो बहुत सारे कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग करते हैं, दोनों साइड की राइटिंग करते हैं। तो एग्रेसिवली जो है राइटिंग हुई, कॉल साइड भी पुट साइड। और पुट साइड वाले जो सौदे हैं वो तकरीबन 1 बजे के बाद जो है ट्रैप कर लिए गए। और यहाँ पर एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बराबरी पे थी। और यहाँ पे जो आज का जो गेम था वो स्पेशली प्योरली हमें लगा कि कोई फंडामेंटल बेसिस पे नहीं है, सट्टा था सीधा कि भाई यहाँ पर आज ऑप्शन है। और जो हीरो जीरो ट्रेड्स होते हैं अक्सर थर्सडे में ऐसे ट्रेड होते हैं, लेकिन आज का बिल्कुल प्री प्लान्ड था। ऐसा लग रहा था कि भाई बाजार को पहले रखा जाएगा, और जनरली ऐसा ही होता है, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। और नीचे का जो ऊपर की जो सेलिंग थी वो जब मंगलवार को फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो वो वहाँ पर जो सेलिंग आई थी वो बाजार 1-1.5 दिन में ऑब्जर्व कर चुका था। तो यहाँ पर आज उस तरीके के मूव देखने के लिए मिले। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी का चार्ट भी मजबूत बना है। और आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई सब ने सेंचुरी लगाई है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एफआईआईज ने तो देखिए आज बाय करना ही था, क्योंकि एफआईआईज ने तो सारे जो है पत्ते लगा रखे थे। और आज उन्होंने जो बाइंग की है वो इस हफ्ते की सबसे बड़ी बाइंग है, 3,370 करोड़। और सबसे खास बात यह है कि इस हाई लेवल के ऊपर भी अभी डीआईआई सेलिंग के मूड में नहीं है, इन्होंने मात्र 193 करोड़ की सेलिंग की। इसके अलावा 996 करोड़ के फ्यूचर्स भी प्लस की हैं और 40,000 करोड़ की ऑप्शंस बाइंग की है। एफआईज की जो इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग है वो 40,977 करोड़ की बाइंग है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कल एक बड़ा मूव और आ सकता है। अब वो किस साइड आएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन बहुत बड़ी बाइंग है, 40,977 करोड़ की बाइंग है। और 1981 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी प्लस किए हैं। एफआईज के स्टॉक ऑप्शंस 319 के। और पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल से थोड़ा सा ओवरबोट की तरफ है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जैसे मैंने आपको पीछे भी कहा था, देखिएगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का चार्ट है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे निफ्टी का आज से 15-20 दिन पहले था। तो हो सकता है कि ये जो ब्रेकआउट किया डाउ जोन्स अभी भी यहाँ से भी आने वाले 1 महीने के अंदर 1000 से 1500 पॉइंट की रैली कर सकता है। ब्रेंट क्रूड $79 पर। और ऑप्शन चेन के अंदर देखिएगा क्या पुट राइटिंग हुई है, 20,000 के ऊपर 50,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट में लिखे गए हैं, जबकि कॉल साइड में 33,000 और 1,16,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 19,900 पे 1,09,650। देखिएगा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाजार इस लेवल पे है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल के बहुत अच्छे चांसेस। और जो आज एफआईज ने बाइंग की है, और अगर मान लीजिएगा इस बाइंग में से अगर 75% पुट साइड की अगर बाइंग हुई तो आपको अगले 5 दिनों में एक जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ सकती है। क्योंकि देखिएगा पहला संकेत हमें तभी मिला जब बाजार बंद हुई और उसके आधे घंटे बाद 50 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी माइनस में चली गई। उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद वो 100 पॉइंट की गिफ्ट निफ्टी माइनस में आ गई। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा है कि जो 40,000 करोड़ की बाइंग हुई है आज, इसमें से ऐसा हो सकता है कि मंदी वाले सौदे ज़्यादा बाइंग में हो सकते हैं, क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल पर और सारा रिटेलर बस ये कह रहा है कि बस खरीद लो, कुछ छूट नहीं जाना चाहिए। और जनरली हमारा प्रिंसिपल एक ये रहता है कि भाई जब सस्ती चीज़ है तो खरीद लो, और महंगी चीज़ है तो एक बार बाजार में से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और देखिएगा मैं सबसे खास बात बता रहा हूँ कि देखिएगा बाजार का ऊपर होना लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट नहीं बयां कर रहे हैं। आज नेटफ्लिक्स के और टेस्ला के रिजल्ट खराब आए तो यूएस की मार्केट क्या करती है, साथ साथ रिएक्ट करती है।
और दोनों जो कंपनीज के जो शेयर प्राइस है वो 6% से ज़्यादा डाउन है अभी, और टेस्ला का भी अभी और नेटफ्लिक्स का भी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में ख़राब रिजल्ट आता है तब भी शेयर 10% की रैली कर देता है। ठीक है जी, ये हमारी मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं कि भाई कुछ लोगों के कंट्रोल में रहती है, और बाजार एक बार देखिएगा ये FIIs हैं, ये दोनों तरीके से खेलते हैं। जब गिराते हैं ना तो इतना गिराते हैं कि जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है उनके भी नीचे जाती है, और जब चलाते हैं तो भी ऐसे ही चलाते हैं। तो अब देखिएगा बाजार इनके कंट्रोल में, जिस तरीके से इन्होंने ये रैली की है, और ऊपर से देखिएगा DIs की सेलिंग नहीं है, तो वैल्यूएशंस कुछ भी हो, क्योंकि बिटकॉइन ने एक सिद्धांत बनाया, जिस बिटकॉइन के पीछे कुछ भी भाव हो सकता है उसी तरीके से कहते हैं तो फिर भी कंपनी है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से ये रनअप हम आजकल आते जाते देख रहे हैं। और निफ्टी बैंक में तो क्या हुआ, 46,000 में 1,43,000 कॉन्ट्रैक्ट की पुट राइटिंग हो गई है शाम को जाते जाते, यानी कि एक बेस बनाने की कोशिश की। अगर ये यहाँ से पुट बाइंग करके गए हैं 46,000 की, मान लीजिएगा अगर यहाँ पे बाइंग हुई है FIIs की तरफ से, तो देखिएगा ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। और अगर 46,000 की कॉल खरीद के गए, क्योंकि कॉल में भी 1,54,000 का ओपन इंटरेस्ट, तो फिर ऊपर के मूव। ठीक है जी, लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी के कोट्स हैं वो इस पूरे हफ्ते में पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि इस तरीके से इतना माइनस में काम कर रहे हैं। नहीं तो गिफ्ट निफ्टी माइनस में जाता ही नहीं था, जाता था तो 7 बजे जब डाउ जोन्स खुलता था तब तक आके 20-30 प्लस पॉइंट में हो जाता था। तो लेकिन फिर भी जो है बाजार के अंदर FIIs बहुत अच्छे प्रॉफिट पे हैं, लेकिन माल खरीद के बैठे हुए हैं, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पुट ली होंगी अपनी हेजिंग के लिए भी, एक हेजिंग के लिए भी पुट ली होंगी, क्योंकि वो देखिएगा मार्केट वाइड में बड़ी मंदी तो नहीं बना सकते फ्यूचर्स में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पुट काफ़ी बड़ी मात्रा में ली होंगी। और ये जो शेयर्स है, क्योंकि वो ओवरबोट जोन में है और DIs बेचने आ गए, तो वो प्रॉफिट कहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ओवरबोट जोन के अंदर वो है। तो ओवरबोट खरीद लेके नीचे अपनी हेजिंग में पुट खरीद रखी है। तो अगर वो अपना माल खुद भी बेचना चाहेंगे तो वो पुट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि बाजार सब कुछ टेक्निकल सेटअप सब एकदम बढ़िया लग रहा है, लेकिन कभी भी ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, हमने बहुत बार ऐसा देखा है। तो इस समय पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाजार को क्लोजली वेटेड वॉच करने की स्थिति रहेगी। अगर ब्रेकडाउन होता है तो बात अलग है, वहाँ पर जो है बड़े देख के जो है स्टॉप लॉस के साथ सौदे लिए जाएंगे, क्योंकि बाजार अगर नीचे टूटने लगा वोलेटिलिटी बहुत होगी। 200-300 पॉइंट के मूव जो है बैंक निफ्टी में आपको 5-5, 10-10 मिनट में देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर बाजार अभी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अपनी हेजिंग को खरीदते रहेंगे और ऊपर की तरफ पोजीशंस बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो पोजीशंस है, जो FIIs ने ऑप्शंस की बाइंग की है, ये तो बयां कर रही है कि भाई एक वोलेटिलिटी हो या ना हो, अगर बाजार नीचे की तरफ गया तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोलेटाइल हो जाएगा, ऊपर गया तो देखिएगा कभी भी सेलिंग आ सकती है। FIIs इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी ऑप्शंस को बाय करके गए हैं। एज ए इन्वेस्टर देखिएगा, मैं ट्रेडर बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए इन्वेस्टर देखिएगा, जहाँ तक बात करें कि जिन कंपनीज का रिजल्ट अच्छा है वहाँ पे निवेशकों को बने रहना चाहिए, लेकिन जहाँ पर कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं है या उम्मीद नहीं है और वो शेयर्स के प्राइस अभी भी काफ़ी अच्छे चल चुके हैं, आप इसका इस तरीके से लगा सकते हैं कि पिछले साल या पिछले क्वार्टर के रिजल्ट देखिए, अगर रिजल्ट उससे ख़राब है और शेयर का प्राइस वहाँ से 40% 50% ज़्यादा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको प्रॉफिट बुक करनी है या नहीं करना है। तो यहाँ पर इस चर्चा में बस केवल मैं इतनी ही बात करना चाह रहा था, लेकिन आज जो है मैं आपके साथ कुछ और चर्चा भी करना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा और चर्चा आपके साथ करते हैं। ये जो कुछ रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास, तो ये जो रिज़ल्ट आए हैं ये कौन सी कंपनीज़ के, ये रिज़ल्ट हैं सबसे पहले परसिस्टेंट लिमिटेड के। अब परसिस्टेंट के जो रिज़ल्ट आए हैं वो तो ठीक है, पिछले साल उनका जो प्रॉफिट था 211 करोड़ रुपए था, इस बार है 228 करोड़ रुपए। तो प्रॉफिट तो कंसोलिडेटेड बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें भाई, जो भी क्वार्टर बीत गया तो वहाँ पर क्या था, तो वहाँ पे था 251, उससे घट गया है। तो बाजार शायद इसको पसंद ना करे, आईटी में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर में 33 रुपये की ईपीएस थी, 30 रुपये की ईपीएस आई है, 30 से भी कम है डाइल्यूटेड। पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करोगे तो हाँ ठीक लगेगी आपको, लेकिन ये देखिएगा आईटी कंपनीज ना काफ़ी ग्रोथ वाले पेस के अंदर होती हैं, और ग्रोथ अगर मिस हो जाती है तो बाजार को शायद पसंद नहीं आती है। लेकिन अभी हमारा बाजार देखिए बुल ट्रेंड में, तो प्राइस के बारे में हम ज़्यादा बात ना करें,
तो ठीक रहेगा। इसी तरीके से इन्फोसिस के जो रिज़ल्ट हैं वो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखिएगा रेवेन्यू तो जो है म्यूटेड ही है, मतलब कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, वहीं पर है जहाँ पर पिछले साल थी, पिछले क्वार्टर में थी, तो वहाँ से कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। और इसके साथ साथ एम्प्लॉय की सैलरी में तो देखिएगा जंप आता ही है, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आईटी के अंदर मेन जो सोर्स होता है यानी कि रॉ मटेरियल की जगह, बाकी कंपनीज में रॉ मटेरियल होता है जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, लेकिन आईटी कंपनी में रॉ मटेरियल नहीं होता मेन, यहाँ पे मेन होता है एम्प्लॉय, यानी कि जो यहाँ पर एम्प्लॉय है यानी कि जो मैन पावर है वही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो उस पर तो खर्चा बढ़ना लाजमी था और वो बढ़ भी रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ट्रांसलेट करें प्रॉफिट में तो पिछले क्वार्टर में 5,904 करोड़ के प्रॉफिट थे और इन्फोसिस के शेयर को 10% तोड़ा था ओपनिंग में। इस बार भी 5,956 के हैं, यानी कि मोर और लेस सेम ही है, ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। और अभी अगर हम देखें तो तकरीबन 9% के आसपास जो है इन्फोसिस का ADR ट्रेड कर रहा है। EPS की बात करें तो पिछले साल तकरीबन 11.5 रुपये थी, इस पर 14 रुपीज़ के ऊपर है। तो यहाँ पे साल दर साल तो ठीक लगेगी, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छा नहीं आया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई ईयर इन ईयर ग्रोथ कितनी है रेवेन्यू में, 4.2, ये कांस्टेंट करेंसी में अगर हम उसको डॉलर में ट्रांसलेट ना करें तो, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1%। तो ये जो ग्रोथ आई है खाली डॉलर की वजह से आई है, डॉलर के और इंडियन रुपी की जो पैरिटी है या उसके जो कन्वर्जन रेट है उसकी वजह से। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 20.8 है, और ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें कि भाई EPS में ग्रोथ हुई है 12.4। इसके अलावा इन्होंने एक लार्ज डील भी जो है TCV की लिए 2.3 बिलियन की डॉलर्स की, तो वो भी एक पॉजिटिव है। और कुल मिलाकर हम बात करें कांस्टेंट करेंसी में जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर 4.2 है। तो IT में 4.2 की जो है ज़्यादातर बाजार पसंद नहीं करता। इन्फोसिस में देखिएगा जो एस्टिमेशन था मार्जिन्स का वो 21% था, तो वो EBITDA मार्जिन भी 20.8 आया है। और इन्फोसिस का शेयर चल चुका है, सबसे खास बात ये है कि 10% के आसपास चल भी चुका है ये पिछली बार गिरावट के बाद। और जो एस्टिमेशन थे प्रॉफिट के वो थे 61.93 बिलियंस और वो आए हैं 59.45 बिलियंस। तो ये भी हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा पनिश करे। कोफोर्ज के भी रिजल्ट अगर हम देखें तो EBIT जो है वो क्वार्टर के बेसिस पर एक माइनर सी ग्रोथ दे रहा है, और जो एस्टिमेट थे वो 3.01 बिलियन के थे जो आए हैं 2.3। तो एस्टिमेशन से कोफोर्ज के रिजल्ट भी कम आए हैं। इसके अलावा जो रेवेन्यू है उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं है, हालांकि प्रॉफिट में जंप आया है। हिंदुस्तान लीवर की भी अगर हम बात करें तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं, तो जो EBITDA मार्जिन्स हैं वो 23.58 आए हैं, तो जो एस्टिमेट था वो 23.69 का था। और नेट प्रॉफिट आया है 24.72, जो पिछले साल था 22.89। तो इस तरीके की ग्रोथ शायद बाजार जल्दी से पसंद ना करें। जो एस्टिमेशन था वो 26.2 बिलियन का था, उसके सामने 24.72 है। और HUL के ऊपर तो देखिएगा वैसे भी रनअप भी अच्छा हुआ था, और हम भी मान रहे थे कि यार HUL के रिजल्ट या बाकी जो FMCG हैं उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि जो कच्चे तेल है, जो रॉ मटेरियल के प्राइस थे वो पिछले साल बढ़े हुए थे और इस साल घट रहे थे, तो मार्जिन्स इंप्रूव होने चाहिए थे। तो मार्जिन्स हालांकि ठीक आए हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा जो है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। अगर परसिस्टेंट की बात करें तो परसिस्टेंट का हम बात कर चुके हैं, EBIT मार्जिन 12.84 है, जबकि एस्टिमेशन कितना था 15.4 का। तो परसिस्टेंट में भी क्या है कि जो एस्टिमेशन था उसके सामने कम आए हैं, हालांकि वैसे ग्रोथ है या बिल्कुल फ्लैट है। अब एस्टिमेशन था 2.78 बिलियन का कि भाई इतना नेट प्रॉफिट होगा परसिस्टेंट का, लेकिन हुआ है 2.29। तो 278 करोड़ का आप एस्टिमेट कर रहे थे, आपका हुआ है प्रॉफिट 229 करोड़। तो देखते हैं बाजार कल कैसे रिएक्ट करता है। गिफ्ट निफ्टी भी तकरीबन 102 पॉइंट का की गिरावट जो है दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले। और उसके बाद इन्फोसिस का जो ADR है, जब सुबह ओपनिंग जब US में जब ओपनिंग हुई तो तकरीबन 12% की इन्फोसिस के ADR में गिरावट थी, अब शायद 8 या 9% के आसपास की गिरावट अभी भी थी। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।